GS24। हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम यूपी पीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, लगभग 5-6 सालों के, हम उन्हें विथ एक्सप्लेनेशन और कुछ सॉल्व करने के ट्रिक से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ और टेक्निक के साथ, और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना, और कुछ इसमें टेक्निक होता है, ट्रिक लगता है कुछ इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, आइए। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको टॉपिक वाइज, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज से हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन आ गए हैं उसको एक तरफ, और फिर पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, ऐसे ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से। ठीक है, सिंधु सभ्यता। इसमें कह रहा है कि इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है, लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड को। ठीक है, आइए तो देखते हैं। हमें देखिए मिलाना है कि बालू कहाँ पे था, राज्य क्षेत्र भारत के राज्य, और हड़प्पा पूरा स्थल, हड़प्पन साइड, और किस स्टेट से कौन सा साइड मिला हुआ है। से बालू किस राज्य से है, तो बालू आपका तीसरे से हो जाएगा, हरियाणा से हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका मांडला, मांडला आपका ये JNK हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद आपका पांडरी, पांडरी गुजरात में है। पाडरी आपका कहाँ है, पाडरी गुजरात में है। उसके बाद आपका हुलास, हुलास आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, डी वाला होगा। ठीक है, इसका कौन सा होगा, तो डी वाला होगा। बालू आपका हो जाएगा हरियाणा, बालू हो जाएगा। मांडला जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन हम देखते हैं। मैथ लिस्ट लिस्ट सेकंड से मिलाना है इसको। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, चारागाह, उत्तर वैदिक समाज, जमींदारी। तो आइए हम इसको मिलाते हैं। ठीक है, और इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, हमें पता था कि वो अर्बन सिविलाइजेशन था। उत्तर वैदिक हमको पता है कि वो कृषक समाज हो गया था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था, पेस्टोरल एज था। ठीक है, और मध्यकाल आपका जमींदारी थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। बौद्ध और जैन धर्म, भागवत और शैव धर्म से। ठीक है, इसमें भी मैथ दी फॉलोइंग है, तो मैथ दी फॉलोइंग में हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधे इसका वो देख लेते हैं किससे। तो मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, शूरसेन, मथुरा महाजनपद और उसकी राजधानी है अशमक, पोतन। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन, मौर्य और मौर्योत्तर काल। करा द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड अ श्रीप पर्वतिया इन पुराणास। पुराणास में निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतिया कहा गया है। ठीक है, श्री पर्वतिया कहा गया है पुराण में, तो इसका होगा खारवेल को। तो आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इच्छासु वंश का संस्थापक इच्छावुक श्री शांतमूल था। इस वंश के शासक महा तलवार की उपाधि धारण करते थे। इन्हें पुराणों में श्री पर्वतिया तथा आंध्रभृत्य कहा गया है। इक्ष्वाकुआ का शासक कृष्ण गुट्टूर क्षेत्र में था। वे सातवाहनों के सामंत थे। इक्ष्वाकु शासक अपने को अयोध्या का पूर्वज कहते थे। इस वंश की विशेषता की कि इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी रानियां का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। द ऑफिशियल एग्रोनोमोई ड्यूरिंग मौर्यन एज वॉज रिलेटेड
विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। कह रहा है मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो संबंधित थे कंस्टिट्यूशन ऑफ रोड, मार्ग निर्माण से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मौर्य काल में जिले का प्रमुख आहारपति था जिसे मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा था। यह सड़क निर्माण का भी प्रमुख अधिकारी था। माप तौल के अधिकारी को पौवाध्यक्ष तथा राजस्व प्रबंधन के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम गुप्तकाल और उत्तरकाल। इसमें हम देखते हैं गिवन बेलो टू स्टेटमेंट दिया गया है, एक दूसरे असर्शन और रीजन। असर्शन क्या कर रहा है, असर्शन कर रहा है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलास देन देयर प्रेडिशर्स। ठीक है, और रीजन क्या कर रहा है, रीजन कह रहा है कि द चोला रूलर एडॉप्ट practice of having inscription written on the wall of temple giving historical narrative of their victory। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका ये क्या कहना चाह रहा है। यह कह रहा है कि चोला शासक ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था जिसमें उनकी विषय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या उत्तर होता है। इसका उत्तर है कि दोनों सही है। assertion और reason both are true और is correct explanation of A and R दोनों सही है। R A का सही व्याख्या करता है। ठीक है, R A का सही व्याख्या करता है। आइए थोड़ा सा हम इसका विवरण देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे, चोल इतिहास में सर्वाधिक प्रामाणिक साधन अभिलेख हैं जिनमें क्रमशः 4 भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ का प्रयोग हुआ है। राजराज प्रथम ने प्राथमिक भूमिकाओं के माध्यम से ऐतिहासिक प्रावकथन के रूप में चोल इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली। चोल युगीन अभिलेखों मंदिरों के दीवारों पर उत्कीर्ण है। यही कारण है कि चोलकालीन मंदिर इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। मंदिर में अभिलेखों के कारण चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्ती राजाओं से अधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पे हम आते हैं। ये यूपीपीसीएस ये जो है यूपीपीसीएस 2020 का पेपर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इस पे गौर किया करिएगा पेपर में आप। नॉट करेक्टली मैच, पूरी तरह से युग्म नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं सही सुमेलित में से कौन सा नहीं है। इसमें से डी सही सुमेलित नहीं है। पहला शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गारिब दौलताबाद से थे ये गरीब, और शेख मोहम्मद हुसैनी ये गुलबर्ग से थे, गुलबर्गा। और जो आपका शेख निजामुद्दीन औलिया थे वो मुल्तान से नहीं थे। ये इनका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सही सुमेलित यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा दिया है कि अजमेर से थे, दौलताबाद से थे, गुलबर्गा से थे। जो शेख नवाजुद्दीन औलिया थे, दिल्ली भी दूर है, वो दिल्ली से थे। ठीक है, अतः स्पष्ट यह है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मुल्तान में न होकर दिल्ली में है। ठीक, मुल्तान में न होकर दिल्ली में है। आइए मुगल साम्राज्य का देखते हैं, 8वां। ठीक है, आइए मुगल साम्राज्य देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द रूलर ऑफ गोलकोंडा वेयर औरंगजेब सीज्ड द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन 1687। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकोंडा का शासक कौन था। तो उसमें गोलकोंडा का शासक कौन था, अब्दुल हुसैन कुतुब शाह, अब्दुल हुसैन कुतुब
शाह था उस समय। आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देते हैं। हैदराबाद के कुतुबशाही राज्य में अब्दुल हसन कुतुब शाह ने अपने वंश का आठवां और अंतिम शासक था। इसका शासनकाल सन 1672 से 1687 ईस्वी तक था। अब्दुल हुसैन कुतुब शाह द्वारा मुगलों को कर देने से मना कर देने के कारण औरंगजेब ने 1687 में दुर्गुंडा किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया PYQ है ये। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा सही है इसमें। इसमें कह रहा है कि अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉय एंड गर्ल। अकबर ने लड़कों लड़कियों की शादी के लिए आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर गेव फ्रीडम टू गर्ल टू मैरी एट देयर ओन विल एंड नॉट अंडर पेरेंटल प्रेशर। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है दोनों सही है। हाँ, रियली में दोनों ही सही हैं। ठीक है, बोथ आर ट्रू, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका दिया होगा। ये देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका दिया होगा। ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। आइए, हाँ देखिए, एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं, व्याख्या देखते हैं। अबुल फजल के अनुसार अकबर मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने विवाह की उम्र निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़के के विवाह की उम्र 16 वर्ष एवं लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया था। इसने बाल विवाह को रोकने के लिए टुरबेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अकबर ने विवाह के लिए माता पिता को स्वीकारोक्ति के साथ दुल्हा एवं दुल्हन की आपसी सहमति आवश्यक बना दिया था। अंतर जातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज जो था को मान्यता दी। सोचिए उसमें क्या थॉट रहा होगा तो खबर का कि इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को भी विवाह को मान्यता दी तथा कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था। जो आज हम करा लेते हैं ना, लोग करते हैं ना, जो अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं लड़का है कि लड़की है, तो ऐसा चीज मतलब नहीं था। अकबर ने 1587 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाया था। इसने बहुपत्नी विवाह की प्रथा को भी अस्वीकृत कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, जो पोलोगेमी था। आइए आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकेंड और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए, ऑफिसर अधिकारी और उसका असाइन ड्यूटी क्या था, ये कर्तव्य क्या था, हमको ये देखना है। तो कह रहा है जो दीवान ए तन थे लुक आफ्टर द ऑफिस या मुस्तरफी, ये मेंटेन करते थे प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट एंड एंड फरमान, प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। देखते हैं कौन क्या करता था। या मुर्सिफ लुक आफ्टर द जहांगीरी, तो इसको हम समझ नहीं बैठ करते हैं, सीधे हम इसका मिलान कर लेते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। अधिकारी विहित कर्तव्य देखते हैं। दीवान तन ये जागीर व वेतन को देखना इनका काम था। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना था। मुशर्रिफ क्या करता था, कार्यालय को संभालने के लिए। और वाक्यान्विश क्या था, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना था इनका काम। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ तक अभी तक देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम 20 क्वेश्चन का सेट लेके चलेंगे, ठीक है, पर वीडियो।
और फिर बाद में क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पीरियड कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय रिस्टोरिंग द राजबा फिरोज शाह। ठीक है, इसने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। ठीक है, तो इस कौन क्या, तो सहाब नहर। कौन सा नहर था? सहाब नहर। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। मुगल कालीन शहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये कह रहा है कि हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द एथर ऑफ द बुक किताबी नौरस। किताबे नौरस के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किताबे नौरस की पुस्तक के लेखक कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आइए हम व्याख्या देख लेते हैं। इब्राहिम आदिल द्वितीय बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का सुल्तान था। इन्होंने संगीत के माध्यम से शिया और सुन्नियों के बीच तथा हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक सद्भाव बनाने की कोशिश किया। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती और गणेश के सम्मान में गाने गाए और तैयार किए। इन्होंने दक्कनी भाषा में किताबे नौ रसों की पुस्तक नामक एक किताब लिखा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं आधुनिक इतिहास। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल 1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एक्सला चैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, फर्स्ट कर्नाटक वार इंडेड हो गया था उसमें, पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति था, या इंग्लिश गो बैक टू मद्रास हो गया था। ठीक है, तो इनमें से दोनों सही है। ठीक है, इनमें से दोनों सही है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ हियर आर ट्रू आर करेक्ट। व्याख्या देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूरोप में एक्सला शॉपेल की संधि 1748 ईस्वी, ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटका का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों तथा अमेरिकन में लुइसबर्ग फ्रांसीसी को वापस मिल गए। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हु हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया। सिक्किम में इंडिया में सिक्किम को किसने मर्ज किया? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। आइए हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। लॉर्ड डलहौजी ने के समय में अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण सफलता इस प्रकार है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 में महाराजा दलीप सिंह को पेंशन दे दी गई। महाराजा दलीप सिंह को पेंशन दे दी गई। आगे देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया। 1850 ईस्वी में लोअर वर्मा तथा पीगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय डलहौजी के समय में ही किया गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्या कह रहा है? हु एमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश अ मॉडर्न आर्मोरी इन डिंडीगुल मैसूर इन 1755। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसने की थी? हैदर अली की थी। किसने की थी? हैदर अली ने की थी। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हैदर अली दक्षिणी भारत
मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के समय ही प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69 प्रारंभ हुआ, जिसमें हैदर अली को आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 भी हैदर व अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसके हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसी की मदद से डिंडीगुल, जो तमिलनाडु में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था यह। लगता है क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 11 आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, सामाजिक संस्कृति में जागृति, निम्न जाति, मजदूर संघ व किसान आंदोलन। कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड आर इज रीजन। assertion रीजन के क्वेश्चन है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राज्यों की अलग अलग व्यवस्था की थी। हाँ, सही की थी। पहला स्टेटमेंट assertion सही है। रीजनिंग क्या करा है? टू लेट टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इंडियन पीजेंट्री, इससे भारतीय किसानों की अलग अलग वर्ग बनाए गए थे। दोनों ही सही है आई थिंक। हाँ, दोनों ही सही है इसके। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यदि है तो। हाँ, एक्सप्लेनेशन इसके देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों को भू राज्यों से अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, जैसे अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस आदि जगहों पर लागू हुआ था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में मद्रास, बम्बई और असम में कुछ भागों में लागू हुआ था, और महालवाड़ी व्यवस्था यह आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत में लागू हुआ था। यही कारण था कि भारतीय किसानों के में अलग अलग वर्ग बन गए थे। अतः स्पष्ट है कि कथन व कारण दोनों सही है। कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हम 20 क्वेश्चन इसमें करेंगे ही करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन का टारगेट है। मैच लिस्ट वन, लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहले सूची को दूसरे सूची से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हम आइए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सूची ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? 1878 में आया था। शाही पद अधिनियम कब आया था? 1876 में आया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? 1861 में आया था। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया था? 1869 में आया था। ठीक है, देख लीजिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? हु एमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो द्वितीय सम्मेलन में हमें पता है कि महात्मा गांधी जी गए थे। ठीक है, इन्होंने बस सेकेंड वाला ज्वाइन किया था। सरोजिनी नायडू ये भी गई थी कांग्रेस की तरफ से। मदन मोहन मालवीय जी गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब नहीं गए थे। आए व्याख्या देख लेते हैं इसका। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी एम.एस. राजपूताना, नाम पूछता है कभी, जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने ने? 31। कितने लिए थे? ठीक है, इसमें 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। ठीक है, आइए अगला हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर हम 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मैथ करना है, तो आइए हम सीधे टाइम वेस्ट न करते हुए मिलान कर लेते हैं पुस्तक और लेखक का।
ठीक है, पुस्तक और लेखक कौन थे? द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेंशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेंशन के थे लाला लाजपत राय थे। गीता राष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब थे। इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इंडिया विंग्स फ्रीडम। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा आइए हम 19वीं क्वेश्चन रखते हैं। भारत का भूगोल हम कल करते हैं। ठीक है, इसमें 19 क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि अगला भारत का भूगोल है तो उसे हम कल कर लेंगे। ठीक है, हम 19 क्वेश्चन तक रख रहे हैं। आपको बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। काफ़ी लंबा हो जाएगा, अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।